नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की ज्योग्राफी की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर पर्वत। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता, और उसमें हमने पढ़ा था ज्वालामुखी के बारे में, ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ा था और कौन से ज्वालामुखी कहाँ पर हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ा था। जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, या विश्व का ज्वालामुखी है वह सक्रिय है या जागृत है, कैसा है, लेकिन सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। भारत में कौन सा जागृत या कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर पर्वत, और यहाँ भी हम पढ़ेंगे पर्वतों के प्रकार के बारे में, कौन कौन से पर्वत होते हैं, जैसे वलित पर्वत है, क्योंकि इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा पर्वत किस प्रकार का है, जैसे हिमालय पर्वत किस प्रकार का है, वलित है, मोड़दार है, या किसी और प्रकार का है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे पर्वतों के प्रकार। तो विश्व के वलित पर्वतों का निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बाद इनके निर्माण के बारे में यह माना जाता है कि भूसन्नतियों में जमा अवसादों के दो प्लेटों में टकराने के कारण दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से हुआ है। यानी कि जो वलित पर्वत हैं, यह दो प्लेटों के टकराने से एक प्लेट का ऊपर उठने के बाद, और उन जो प्लेट जो ऊपर उठती है उसमें से सिकुड़न आ जाती है, सिलवट के रूप में हो जाते हैं। उसकी वजह से आपके इन पर्वतों का या वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो सभी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे आल्प्स हो गई, हिमालय हो गई, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी हो गई, एटलस हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें प्लेटों के आपस में टकराव की वजह से ही इनका पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसके आगे हम देखते हैं कुछ प्राचीन पर्वत जो हैं। तो प्राचीन पर्वत हैं विस्थापन सिद्धांत के पूर्व से निर्मित है। इसके उपरांत अनाच्छादन और उत्थान के अधीन अनेक टूट फूट हुई। अनाच्छादन और उत्थान के अधीन यानी कि जो बहुत ही प्राचीन पर्वत हैं, जो प्राकृतिक रूप से बहुत पहले निर्मित हो चुके थे, प्लेटों के टकराने के पूर्व ही, यानी कि जो अभी नवीन पर्वत हैं, जैसे हिमालय पर्वत जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। तो इन सब के जो सबसे पुराने पर्वत हैं वह है उत्थान और के अधीन, यानी कि अनाच्छादन। अनाच्छादन यानी कि उनका अपर्दन, और फिर अपर्दन के बाद उन पर कुछ और भी जो आपका मल है वो इकट्ठा होता जाता है। इस तरह की जो अनेक घटनाएं हुई, जो आज अवशिष्ट पर्वतों के रूप में हैं, जैसे पेनाइन यूरोप में है, अपलेशियन यूएस में है, या कह सकते हैं कि जो आल्प्स पर्वत है वो उत्तरी अमेरिका में है, और अपलेशियन ये है दक्षिणी अमेरिका में है। अरावली पर्वत ये कहाँ है, भारत में है। तो ये सारे जो पर्वत हमने आपको, ये आपके पर्वत हैं अरावली पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं। ठीक है। इसी तरह से स्कॉटलैंड का हाईलैंड्स, स्पेन का सियारा, और न्यूयॉर्क के कैटस्किल पर्वत, नीलगिरी, पारसनाथ, गिरनार, भारत का राजमहल, ये आदि जो पर्वत हैं ये किस तरह के पर्वत हैं, ये आपके अवशिष्ट पर्वत में गिने जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चट्टानें और खनिज, यानी कि जो हमारी भूपरपट्टी है वह है चट्टानों से मिलकर बनी है, और भूपटल जो हमारा भूपटल यानी कि जो सतही पृथ्वी है उसका 98% जो हिस्सा है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से मिलकर बना है। ये जो हमारा भूपटल है ये कुल मिलाकर 8 तत्वों से ही मिलकर बना है। इसलिए इन जो तत्वों का है इन्हें पृथ्वी निर्माण कारक तत्व भी कहा जाता है। यह 8 तत्व ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके सारे के सारे नहीं पूछेंगे कि कौन सा इसमें है, आपसे केवल प्रश्न इतना पूछा जाएगा कि भूपटल के निर्माण में मुख्य रूप से कितने खनिजों का या कितने खनिजों का योगदान मुख्य रूप से है। तो यहाँ पर आपको बताना है 8 तत्वों का है। लेकिन इसके अलावा भी टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे और भी कई सारे यहाँ पर चट्टानों में और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं भूपटल पर। यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान। अब आगे हम देखते हैं इन्हीं चट्टानों के बारे में। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों का निर्माण
ज्वालामुखी से निकले मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनता है। अब यहाँ पर हमने आपको जब ज्वालामुखी पढ़ाया था पिछली क्लास में, तब हमने यहाँ पर मैग्मा और लावा के बारे में बताया था कि मैग्मा और लावा क्या होता है। बेसिकली दोनों निकलते एक ही चीज़ है, इनकी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ही बनती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी अंतर होता है। जो मैग्मा होता है वो पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में जम जाता है, जो आपका तरल पदार्थ पृथ्वी से निकलता है। लेकिन जो लावा होता है वो पृथ्वी के ऊपर सतह पर फैल कर ठंडा होता है, जिसे हम लावा बोलते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? लावा के जमने से जो ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा या लावा निकलता है, वह जब पृथ्वी पर जम जाता है, उसके जमने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आग्नेय चट्टान। तो इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। जैसे ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टानें आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो अब इन आग्नेय चट्टानों को भी हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान और अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान। अब जैसे कि बहिर्भेदी और आग्नेय भेदी नाम से ही पता चलता है कि ये जो चट्टानें हैं ये पृथ्वी की बाहरी सतह पर उपस्थित होंगी। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जो लावा निकलता है वह आपके पृथ्वी की बाहरी सतह पर उपस्थित होकर जम जाता है, जिसकी वजह से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब यह लावा आपके पृथ्वी की सतह पर फैलता है, उससे बनने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है। और इन चट्टानों में बेसाल्ट, एंडिसाइट व रियोलाइट चट्टानें होती हैं। इसी तरह से जो अभ्यंतरिक चट्टानें हैं, यह मैग्मा के भूभारपट्टी के भीतर जमकर ठोस होने से अभ्यंतरिक या आंतरिक आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। इनमें ग्रेनाइट और डायोराइट प्रमुख रूप से आते हैं। इसके बाद आता है आपका दूसरी चट्टान, यानी कि आपकी अवसादी चट्टान। प्राकृतिक कारकों के द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा परत जैसी ठोस निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें अवसादी चट्टान कहा जाता है। यानी कि ये जो अवसादी चट्टानें हैं ये एक तरह से अवसाद के रूप में मिलती हैं, जो कि ये मान सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं उनके अपरदन और आच्छादन के फलस्वरूप जो भी चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपकी यह आग्नेय चट्टान है और किसी वजह से, जैसे कि तेज हवा की वजह से या पानी के बहाव की वजह से, इनसे जो इनके जो कण टूट कर कहीं और जगह इकट्ठे होते जाते हैं और समय के साथ इन पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता जाता है और उस समय पर जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानों में बालू पत्थर, चीका शेल, चूना पत्थर, खड़िया, नमक आदि आते हैं। ये सब किसकी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। इसके आगे हमारा आता है अगला रूपांतरित चट्टान। अब इसमें रूपांतरित चट्टान में आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि रूप में परिवर्तन, यानी कि ऐसी चट्टानें जिनमें समय के साथ ताप और दाब के प्रभाव से उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वह पूरी तरह से उनका रूपांतरण हो जाता है, उन्हें रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और यह जो चट्टानें होती हैं यह आग्नेय और अवसादी चट्टानें ही होती हैं जिनका समय के साथ परिवर्तन होता है। रूपांतरित चट्टानें एक प्रकार की चट्टान होती हैं जो ऊष्मा, दबाव या तरल पदार्थ और गैसों के रासायनिक क्रिया से रूपांतरित हो जाती हैं। अवसादी एवं आग्नेय चट्टान में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अवसादी और आग्नेय चट्टानों से ही रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे मुख्य कौन सी है? आपकी आग्नेय चट्टान है, और आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, और इन दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इनमें ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, जिसकी वजह से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और ये जो चट्टानें हैं इनमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब और ताप में परिवर्तन की वजह से होता है। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में अगर हम देखें तो चूने पत्थर का, जो चूने का पत्थर है वो किस तरह का है? चूना पत्थर आपका अवसादी चट्टान है, लेकिन ताप और दाब के प्रभाव से चूने पत्थर का जो परिवर्तन होता है वह संगमरमर में हो जाता है। यानी कि आपका जो संगमरमर है वो किस तरह का है? आपकी एक रूपांतरित चट्टान है। इसी प्रकार से आपका जो शेल है उसका स्लेट में परिवर्तन हो जाता है, ग्रेनाइट का नीस में परिवर्तन हो जाता है, और बलुआ पत्थर का क्वार्ट्ज में परिवर्तन हो जाता है। तो यह थी आपकी चट्टानें। और आज ज्योग्राफी में इतना ही। कल की क्लास में हम
आपके साथ डिस्कस करेंगे वायुमंडल। वायुमंडल की विभिन्न परतें जैसे समताप मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल आदि। किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, किस मंडल में वायुयान के उड़ानों के लिए अत्यधिक अनुकूल सीमा होती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आपका यह जो वायुमंडल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।